बीएड विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, कुलाध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय सासाराम बिहार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर पूनम टंडन जी, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, प्राचार्य महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर, कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती शिप्रा जी, अध्यक्ष बीएड विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण, सभागार में उपस्थित अतिथिगण, महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय से पधारे प्रतिभागीगण एवं विद्यार्थी, गोरखपुर की पवित्र धरा गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद की आकांक्षी, सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी एवं अध्यक्ष बीएड विभाग को बधाई देना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक इस महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। हमारे प्रतिभागीगण उपस्थित हैं, जिनके द्वारा विभिन्न आयामों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं प्राचार्य महोदय के प्रति हृदय से आभारी हूँ कि आपने इतने समृद्ध मंच पर मुझे मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। हम सब आज यहाँ पर अपने सम्मानित मंच को सुनने आए हैं, गुनने आए हैं, किंतु कार्यक्रम की मर्यादा है जिसका पालन हमें करना है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगी। मैं बहुत संक्षेप में प्रारंभिक चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहूँगी। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए और उसे नित्य प्रति विकसित करने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करता है। वह अपने संचित साधनों का उपयोग करता है और समाज के हर वर्ग को लाभ देने का प्रयास करता है। समाज के हर वर्ग को लाभ देना उसका लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख जो साधन है वो शिक्षा है। शिक्षा ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों एवं क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकास करके हमें हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता है, परिष्कृत करता है और उत्कृष्ट बनाता है। शिक्षा एक शिक्षक की महत्ता दोनों को पहचानते हुए कोठारी आयोग ने अपने दस्तावेज की शुरुआत की
जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा लोकतंत्रात्मक गुण है व्यक्ति में, उसको विकसित करती है, छात्र को योग्य नागरिक बनाने में सहायक होती है, छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, उसे रोजगार परक की ओर बनने के लिए उन्मुख करती है, व्यवसायिक कुशलता उसमें विकसित करती है, नेतृत्व का गुण उसमें विकसित करती है, साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उसमें उस उन्नति कर उसको हस्तांतरित करने का कार्य करती है, समाज का आधुनिकीकरण में सहयोग करती है, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रीय एकीकरण में सहयोग करती है। तो हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी क्या मैकाले की शिक्षा हमारे आदर्श, हमारे सत्यम शिवम सुंदरम के लक्ष्य एवं हमारे उद्देश्यों को पूरा करती है? दुर्भाग्य यह है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारत की न होकर यूरोप केंद्रित रही। 1931 में जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अंग्रेजों को इस बात के लिए माफ कर सकता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ की धन संपदा को लूटा, मैं उन्हें इस बात के लिए भी माफ कर सकता हूँ कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले निहत्थे नौजवानों की बलि ले ली, उनकी निर्मम हत्या कर दी, परंतु इस बात के लिए उन्हें माफ नहीं कर सकता कि उन्होंने इस देश की शिक्षा के सुनहरे वृक्ष को काट डाला। जो भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर आधारित शिक्षा थी, उसे महात्मा गांधी ने ब्यूटीफुल ट्री का नाम दिया। जैसा अभी डॉक्टर प्रदीप राव जी ने भी बताया आपको कि जब हम शिक्षा के क्रांति दूत के रूप में स्मरण करते हैं तो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का नाम पहले आता है। और ये मैं अपने माननीय कुलपति जी के संज्ञान में भी लाना चाहूँगी कि हमारा जो शिक्षा शास्त्र विभाग है, वो जो महाराणा प्रताप परिसर है, वो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी द्वारा दिया गया दान स्वरूप है, जिसमें भूमि भवन और उन्होंने शिक्षक को भी विश्वविद्यालय के स्थापित करने, विश्वविद्यालय को की जो आधारशिला रखने में उन्होंने दान दे दिया था। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको प्राचीन भारत से ही समझने का प्रयास किया गया था। प्राचीन भारत में जो हमारी शिक्षा का जो स्तर था वो सर्वोच्च था, सर्वोत्कृष्ट था, हमारा जो लक्ष्य था वो सर्वोत्कृष्ट था। प्राचीन भारत में शिक्षा को क्या हुआ, हम उसको कैसे भूलने लगे, कहाँ से त्रुटि हो गई, इसका एक उदाहरण अभी महात्मा गांधी जी के वक्तव्य उससे मिला आपको। प्राचीन भारत को याद करेंगे तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो एकदम खुलकर सामने आने लगती है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, हम उसी को तो पाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्राचीन भारत में जो शिक्षा का लक्ष्य था वो आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश था और शिक्षा इसका केंद्र बिंदु था।
शिक्षा जो आजकल जो हम अपनी शिक्षा का उद्देश्य बना लिए हैं कि सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी करना शिक्षा का लक्ष्य है, ये लक्ष्य प्राचीन काल में नहीं था, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में देखा जाता था। तभी तो साविद्या या विमुक्ति की बात हुई। विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद 19वें अध्याय के 41वें श्लोक में के अनुसार है कि विद्या वह है जो मुक्त कर दे। कहते हैं ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम। जिज्ञासा व आवश्यकता का भाव होना भी हमारे सभी प्रकार के ज्ञान की नींव होती है। अगर जिज्ञासा है तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सत्य एवं असत्य की पहचान करना, अपने मन की क्षमता को विकसित करना ही तो ज्ञान है। सत्य की खोज आत्मज्ञान के है। चेतना की खोज जीवन को एक दिशा प्रदान करती है, जीवन को दिव्य स्वरूप प्रदान करती है, और सत्य से हमारा मन शुद्ध होता है तथा हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान मन के भीतर की जागरूकता है। आत्मज्ञानी सदा सत्यनिष्ठ होते हैं और दुख को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं, आशावादी होते हैं। प्राचीन भारतीय जो हमारी संपदा रही है, जो हमारा सनातन भारतीय ज्ञान और विचार जो समृद्ध रहा है, उसमें तक्षशिला, नालंदा जैसे विविध क्षेत्रों में शिक्षण उच्च कोटि का था और शोध भी उच्च कोटि का था। बहुत बड़े बड़े हमारे जो प्राचीन गुरु हैं, जिसमें हम चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चाणक्य, पाणिनि के साथ साथ पतंजलि, मैत्रेयी और गार्गी का नाम भी उच्च कोटि के विद्वानों में लेते हैं, और उनका जो कार्य था वो मौलिक था। तो हमारी जो पीढ़ियों, जो हमारा ज्ञान था, जो हमारी संपदा थी, उसको हमारे विद्यार्थी तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह से हम उसको पुनर्जीवित करें, इसके लिए उस ज्ञान को सहेज कर रखना बहुत आवश्यक है। और इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए तरह तरह की नीतियां बनाई जाती हैं। इसी निमित्त शिक्षा नीति भी तैयार होती है। शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाली एक, और वो जो उनके सभी सिद्धांतों एवं नियमों, कानूनों का एक समुच्चय होता है, जिसको हम पढ़ते हैं और उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। तो आने वाली जो हमारी समय, जो हमारी जनसंख्या है, वो युवाओं की जनसंख्या होगी, जिसमें हमारे नौजवान होंगे, क्योंकि देश अब उनका है। उनके लिए बदलाव लाने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी डॉक्टर प्रदीप राव जी ने भी कहा कि यह हमारा जो इस संगोष्ठी को हम विद्यार्थियों के लिए, हमारा केंद्र बिंदु विद्यार्थी है, उसके लिए है। तो यहाँ पर हम इसको देखने की ज़रूरत है कि जो हम बदलाव ला रहे हैं वो हम छात्र केंद्रित लाएं, छात्रों को बीच में लाएं। इसलिए देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी अब हमारी जनसंख्या जो आ गई अब इस तरह की कि हम कुछ ही दिनों में सबसे युवा हमारे देश में होंगे। तो इनके लिए इनको एक गौरवपूर्ण स्थान मिले समाज में, इनके अंदर की जो उनका व्यक्तित्व है उसको विकसित किया जाए, उनको इस योग्य बनाया जाए कि आने वाले परिवर्तन में वो कैसे अपने आप को उसमें समाहित कर सकते हैं। तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि देश के युवाओं को आगे लाने के लिए कौशल युक्त
शिक्षा लाया जाए, उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो, उनको स्किल्ड बेस्ड बना दिया जाए ताकि वो अपने कौशल के माध्यम से अपने आप को, अपने अंदर की जो छिपी प्रतिभा है उसको उजागर करें, नवाचार, नवीनता को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है उसमें यदि छात्र का बहुमुखी व्यक्तित्व होगा, बहुआयामी व्यक्तित्व होगा, स्किल्ड होगा, तो राष्ट्र निर्माण में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त करेगा। हमारा जो बालक है उसका सतत विकास हो, निरंतर विकास हो, इसके लिए जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके 17 लक्ष्य हैं, उनमें से जो चौथा लक्ष्य है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सबके लिए सुनिश्चित करने के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को देने के लिए नई शिक्षा नीति प्रतिबद्ध है। क्योंकि विश्व में परिवर्तन का दौर चल रहा है, जो हमारी मशीनी लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके कारण एक ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें हमारे अकुशल जो कामगार हैं उनको हम मशीनों के द्वारा उनके कार्यों को कराकर सफल होते जा रहे हैं, लेकिन जो आज भी हमारे देश में ऐसी उस चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें ऐसे विषय हैं जिसमें व्यक्ति की मानव संपदा की ज़रूरत है और वो कुशल कामगार की मांग बढ़ेगी तो उसमें जो है विज्ञान, समाज विज्ञान और अन्य मानविकी जैसे विषय होंगे। काफ़ी समय लग रहा है, मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि इसको कंक्लूड करूं, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे अच्छा पाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो एक बार पुनः मैं डॉक्टर प्रदीप राव जी को और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को, महाविद्यालय को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे बड़ी बात आज जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सरस्वती के वरद पुत्र और सरस्वती की वरद पुत्री को सुनना हमारा लक्ष्य है। तो अपने लक्ष्य के लिए हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद मैम आपके मार्गदर्शन के लिए।